ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप की आखिरी कसम, ईरान को नक्शे से मिटाने की वो बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल पास अटैक हो गया है और TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम इस वक्त डिमोना पहुंच चुकी है। ये देखिए, हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त डिमोना में ही मौजूद हैं। डिमोना में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं और वहां से तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला ऐसा चैनल है TV9 भारतवर्ष, भारतीय चैनल, जो कि डिमोना पहुंचा है, वो भी तब जब कल ही शाम ईरान ने यहां पर भयंकर बमबारी की है, जिसके बाद तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डिमोना में जहां पर हमला हुआ वहां पर पहुंचा TV9। डिमोना पहुंचने वाला TV9 पहला भारतीय चैनल है। डिमोना से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डिमोना एटमी साइट पर ईरान ने किया हमला, चंद किलोमीटर के फासले पर बमबारी हुई। सीधे आपको बिना वक्त गंवाए डिमोना लिए चलते हैं। मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा दिखाइए तबाही का मंजर। बड़े पैमाने पर तबाही मची है, तमाम इमारतें जमींदोज हुई हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ लोगों की मौत की भी खबर है? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या अपडेट है? बिल्कुल समीर, तो इस वक्त हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि TV9 की टीम उस डिमोना में मौजूद है जिसको लेकर हमेशा से कहा जाता है कि ये इजराइल का सबसे रहस्यमय शहर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल का जो परमाणु बम रखे जाने वाला प्लांट है वो मौजूद है, यानी कि जो डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है और उसके ठीक पास में ही यहाँ पर ईरान की मिसाइल गिरी और उस मिसाइल के गिरने से जो तबाही हुई है वो इस वक्त हम आपको TV9 के कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है। जिस तरफ भी देखिए उसी तरफ तबाही के मंजर, जहां पर भी देखिए वहीं पर दिखता है विध्वंस। और सबसे बड़ी बात है कि यही दिखती है ईरान की मिसाइल की वो ताकत कि जरा सोचिए कि अगर वो मिसाइल इंटरसेप्ट ना हो तो फिर उसके बाद किस कदर नुकसान पहुंचता है। और यही साफ तौर पर यहां दिखाई देता है। हर तरफ हर किनारे में जहां पर भी आप देखिए वहीं पर ये मंजर साफ तौर पर दिखाई देता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके की यहाँ पर तबाही हुई है, किस तरह का विध्वंस हुआ है। IDF का कहना है कि उसने ईरान के इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान का ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर रोहित, मुझे जरा आप कैमरा अपने मेरे हाथ में दीजिए और आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करिए। तो इस वक्त समीर, जो आप कैमरे पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त TV9 अपने दुनिया भर के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ की क्या स्थिति बनी है। एक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो इजराइल में ये तबाही मची है। और सोचिए कि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों से इस तरह से हमले किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, दिन रात लगातार। जब भी सायरन बजता है हम सब भी बंकर में भागने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त आप तबाही के मंजर देखिए, ये सब सिविलियन इलाके हैं, ये सब वो घर हैं जहां पर लोग रहते हैं। इसे देखकर तो कोई भी कह देगा कि ठीक है, ये वो जगह नहीं है जिसको आप किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहेंगे या किसी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का हिस्सा कहेंगे, बल्कि यहाँ पर आम लोग रहते हैं। और जब यहाँ पर आकर मिसाइल गिरी, हालांकि ये भी बात है कि 2000 किलोमीटर दूर से ईरान से जब बैलिस्टिक मिसाइल चली, अगर यहाँ की जगह वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में गिरी होती तो फिर शायद आज इजराइल भी नहीं होता, फिर शायद मिडिल ईस्ट के कई और मुल्क भी नहीं होते। क्योंकि कहा यही जाता है कि इसी शहर में इजराइल ने अपने 90 परमाणु बम रखे हैं। तो सोचिए अगर उस जगह आकर मिसाइल गिरी होती तो फिर शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा साबित हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर अगर उस जगह को टारगेट करके ईरान की मिसाइल डायरेक्ट हिट करती तो क्या तबाही होती। लेकिन आज भी जब यहाँ पर उस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की जगह पर दूसरी जगह पर ये गिरी है, उसके पास वाली जगह पर गिरी है, तब भी आप तबाही का मंजर देखिए। कैमरे पर चीख चीख कर ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि ईरान की मिसाइल क्षमता कितनी अधिक बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि जंग के चौथे हफ्ते की कीमत अब किस तरीके से लोग चुका रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की भी गवाही दे रही है कि अगर ये जंग नहीं रुका तो आने वाले दिनों में इजराइल में, ईरान में, मध्यपूर्व में और बाकी दुनिया पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस तबाही के जरिए
इस विध्वंस के जरिए TV9 ये दिखाने, जताने, बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इस वक्त जो आप तबाही देख रहे हैं वो तो बस महज एक मिसाइल की तबाही है। यहीं पास में अराद सिटी है जहां पर दूसरी मिसाइल गिरी और वहां से भी 100 लोग घायल हुए। यहां पर देखिए कि मिसाइलों की क्षमता इतनी बड़ी है कि ये पथरीली ज़मीन है। पथरीली ज़मीन में जब आकर मिसाइल गिरती है तब यहाँ पर 10 से 15 मीटर लंबा, 10 से 15 मीटर चौड़ा और फिर 5 से 10 मीटर गहरा गड्ढा एक मिसाइल के गिरने से होता है और उसके बाद अब आसपास के जो कई मकान हैं वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। इस वक्त आप देखिए ये पूरा का पूरा जो अपार्टमेंट है, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। और ये आलम केवल एक बिल्डिंग की नहीं है, आप चारों तरफ जिधर भी नजरें घुमाएंगे उस तरफ आपको इसी तरीके की विध्वंस दिखते हैं, इसी तरह की तबाही दिखती है। ये बात सही है कि ये सिविलियन इलाका है, लेकिन ईरान के टारगेट करने के पीछे का मकसद सिर्फ एक ही था और वो मकसद था इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक करना, यानी उस जगह पर अटैक करना जिसकी वजह से इजराइल मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पावरफुल देशों में से गिना जाता है। उस जगह को अटैक करने का उनका मकसद था। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि बस कुछ टारगेट को। जी मनीष, एक बात बताइए, ये बात बड़ी चौंकाने वाली है, अपने आप में हैरत अंगेज है। स्टूडियो में भी हम अभी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। ये तो पता था ना इजराइल को कि डिमोना को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला हुआ था और ईरान कह रहा है कि हम टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर अब काम कर रहे हैं, आंख के बदले आंख की नीति और सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इजराइल इस हमले को रोक नहीं पाया और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो नाकाम साबित हुए। कैसे? बिल्कुल सही बात है समीर। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस जंग को लगातार जब TV9 युद्ध भूमि से रिपोर्ट कर रहा है तो हमने देखा है कि तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा, इन 3 मुख्य शहरों के साथ साथ अगर चौथी जगह जहां पर कि इजराइल ने पूरी ताकत लगा रखी है अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की, वो है डिमोना। लेकिन इसके बावजूद मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। हालांकि IDF इसकी जाँच कर रहा है, लेकिन फिर बात वही है कि युद्ध के दरमियान जो दिखता है उसके अलग पर्दे के पीछे भी बहुत सारे खेल चल रहे होते हैं। अगर आप कहें तो मैं यही सोचता हूं कि ये भी बात सच है कि जिस इजराइल के पास इतनी क्षमता है कि वो लगातार सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ले, आखिरकार डिमोना में गिर रहे बैलिस्टिक मिसाइल को वो क्यों नहीं रोक पाया? क्या ये केवल इनकॉम्पिटेंस था या इसके पीछे की कुछ और भी सोच है, कुछ और भी वजह हैं? लेकिन हाँ, इस घटना ने दरअसल ये मैसेज दिया है कि इजराइल को भी भेदा जा सकता है, वो इनविंसिबल नहीं है, उसको भी डायरेक्ट लगातार हिट करने के बाद उसे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन क्या असली मकसद कुछ और है? तो देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, अगर मैं इसका लिंक जोड़ूं तो 2 घटना पिछले 1 हफ्ते के दरमियान मुझे बहुत बार बार चौंकाती है। पहली बात तो कि डिमोना में बैलिस्टिक मिसाइल का गिरना और जिसकी वजह से जो तबाही हुई है ये पूरी दुनिया में को जाना। तो दरअसल इसके बाद होता यह है कि फिर जब इजराइल और अमेरिका ईरान के जो परमाणु प्लांट है उस पर अटैक करेगा तो उसकी एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, उसके लिए एक लॉजिक मिल जाता है कि हम इसीलिए वहां पर लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात है कि आपने गौर किया होगा कि देखिए जब से युद्ध शुरू हुआ है, या फिर अगर मैं कहूं तो पिछले 4 साल से लगातार इजराइल के हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के साथ जंग को मैं यहां से कवर करता रहा हूं। लेकिन पहली बार मैंने जेरूसलम में जो अल-अक्सा मस्जिद है उसके आसपास मिसाइल के टुकड़े को गिरते हुए देखा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। तो ये 2 घटना मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। एक तो डिमोना में मिसाइल का गिरना और दूसरा अल-अक्सा मस्जिद के आसपास मिसाइल का गिरना। तो मतलब कहीं और कोई बहुत बड़ी घटना होने का तो इंतजार नहीं किया जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसा घटने वाला है जो शायद फिर कयामत ला देगा, इस जंग को मोड़ कर आपने जो बातें पहले की ये मुझे लगता है कि इस विध्वंस को मैं तूफान के आने के पहले की शांति बता रहा हूं। तूफान से आने से पहले की शांति आप इसे बता रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा आपकी ये पूरी रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और चोपड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस रिपोर्ट को देखने के बाद। अक्षय जी, क्या जहन में आता है? मतलब आप देखिए हर जगह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक कामयाब साबित हो रहा है, लेकिन डिमोना जैसी बेहद महत्वपूर्ण साइट पर इस तरह से बमबारी होना, इतनी तबाही होना, लोगों की जान जाने की खबरें सामने आना, ये अपने आप में क्या बता रहा है? आने वाले वक्त के क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए सबसे पहले मनीष जी, कूडोज टू यू, आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, होप आप बिल्कुल सेफ रहें।
और समीर जी, जो मनीष जी ने रिपोर्ट किया है, तो मैं कुछ टेक्निकल फिगर्स इसमें कोट करूंगा जी कि जब हम सक्सेस रेट की बात करते हैं ड्रोन अटैक्स की, क्रूज मिसाइल अटैक्स की और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की, तो ड्रोन्स में 99% जो है इनका इंटरसेप्शन रेट है। सिर्फ 1% सक्सेस रेट है, जिसे हम लीकेज रेट कहते हैं। क्रूज मिसाइल्स के केस में ये लीकेज रेट 1 से 17% तक चला जाता है। Okay. और बैलिस्टिक मिसाइल्स में यही लीकेज रेट अप टू 35% हो सकता है। और अगर 10 से 15% भी हम लीकेज रेट लेके चलते हैं एवरेज, तो अमाउंट ऑफ डेवास्टेशन ह्यूज होती है। अब इसमें भी 3 रीजंस हैं। नंबर 1 जो है सैचुरेशन अटैक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़ते हैं तो उतना लीकेज रेट बढ़ता है। नंबर 2 जो हाइपरसोनिक गैप है, जो दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको कोई भी इस समय एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल या यूएस का काउंटर नहीं कर सकता, तो वो सेकेंड। और थर्ड है इतने समय से जो इंटरसेप्टर्स हैं यूएस के और इजराइल के, वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही वो उस रेट को अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए जो डेवास्टेशन आप देख रहे हैं, अब ये जो वॉर है धीरे धीरे सिविल एरियाज में स्प्रेड हो रही है, जिसका खतरा शुरू से था। बिल्कुल, सिविल एरिया में भी अब इस वॉर के बड़े पैमाने पर स्प्रेड होने का खतरा है।